नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान इस हफ्ते। राजस्थान इस हफ्ते, या इसको राज इस हफ्ते भी हम कह सकते हैं, शॉर्ट कर लेंगे। देखिए सर, इस बातचीत के बाद क्या कूल लगेगा हमें, वो कूल नाम रख देंगे हम इसका। तो आज इसमें हम पूरे हफ्ते की खबरों को लेंगे, बहुत ज्यादा सीरियस बात भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जहां जरूरत होगी सीरियस, कुछ हंसी मजाक हल्के फुल्के तरीके से। तो मेरे साथ दो लोग हैं जिनको आप लोग प्राय जानते हैं। मुकेश माथुर जी, राजस्थान दैनिक भास्कर राजस्थान के स्टेट एडिटर, जिनके साथ अभी हमने कुछ दिनों पहले राज्यसभा चुनाव पर भी बात की थी। और अविनाश कल्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, और इनकी बहुत सारी और आइडेंटिफिकेशन है जो हर ग्रुप में अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। तो अविनाश जी, एक ना मुझे कई बार वो आपको देख के डाउट होता है। मैं और मुकेश जी भी एक दिन बात कर रहे थे कि ये कमल हासन जो है ना, आप हमारे यहाँ के हैं, आप कभी पत्रकार होते हैं, कभी हमें लगता है कि आप वो विश्लेषक हैं, कभी आपको लोग जो है किसी एक ऐसे हैंडल के साथ जोड़ देता है जिससे आपका कनेक्शन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है, सारे रोल आप कर रहे हैं, चल क्या रहा है ये। अच्छा, इसमें कोई मैं आपको एक और चीज बताऊं, मुझे मुझे एडवर्टाइजमेंट। मैंने ये भी सुना कि आपके इस नेता के साथ आप हैं, उस नेता के साथ भी आप हैं, उस नेता के साथ भी आप, तो ये है क्या, इतने सारे हैंडल, सब कुछ आप कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, मैं इसका एक जवाब देता हूं कि आप एक बेरोजगार आदमी को कॉर्नर कर रहे हैं। जी। जैसे मैं रोज कहता हूं, सिंस 2010 आई एम प्रोफेशनली अनएम्प्लॉयड। ऑलराइट, एंड जी। दैट इज, ये मेरा एक लाइन का है। और दूसरा इसमें आपने जोड़ दिया कि अगर कोई पूछे तो कह देना मैं ट्वीट करता हूं। जी। तो मैं बिल्कुल बेहताशा ट्वीट करता हूं। आजकल थोड़ा सोच समझ के करता हूं, कई सारी चीजें इधर उधर हो जाती है बेमतलब, लोग बुरा भी मान जाते हैं, टची होने लग गए हैं। पर मेरा एक ही आधिकारिक हैंडल है, @अविनाश कल्ला, वो मैं प्लग इन कर देता हूँ। और वो जो दूसरा विसल ब्लोअर हैंडल है, APM नो CM, मैं कई बार कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर माहौल बना है, बने रहने दीजिए। अब आया आपके दूसरे सवाल पे कि जी। आप यहाँ दिखते हैं, हम आपको क्या कहें। तो एक और प्लग इन कर देता हूँ, आपसे ही सीखी भी कला है कि अगले महीने 28 जुलाई से क्लार्क्स आमेर में 28 से 31 तक एक आयोजन होगा, टॉक जर्नलिज्म। वो मेरी आइडेंटिटी है। जी। वो एक पत्रकारिता का मेला है। चूंकि मैं पूर्व पत्रकार रह चुका हूँ, तो मुझे लगता है इस पेशे पे बात होनी चाहिए। अब उसमें मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूँ, तो उसी कड़ी बिल्कुल। में मैं इन सारे लोगों से मिलता हूँ। तकलीफ ये हो जाती है कि क्योंकि आपके पास कोई लेबल नहीं है, हम्म। बेरोजगार है। अब मुकेश जी एक न्यूज रूम से हैं, और फिलहाल इन दिनों से कमाल के वर्ड प्ले कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इसकी कभी उसकी। इनसे कोई लीगली सवाल नहीं पूछा जाता, आप क्यों मिल रहे हैं? हेडलाइनों से जो आहत हो जाते हैं, वो इनको समय दे के बुलाते हैं। चूंकि हम जंक हो गए और बाहर बैठे, तो हमें यदा कदा याद कर लिया जाता है। और हमारे को कोई कुछ कह दे, हिट कर दे, तो किसी का कुछ होता नहीं। इनसे फिर भी ये घबराहट होती है, क्या पता कल फिर हेडलाइन आ जाए। तो मैं कहूँगा, भूपेंद्र यादव इकलौता आदमी नहीं है, वो तो नया नया अभी आए हैं। मुझे उनसे कोई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, कि जी। बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं। मैं उनसे बड़ा प्रोफेशनल बेरोजगार हूँ। तो अब मैं भी आपके साथ हूं, तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन आपने एक मुझे बड़ी लोगों से जो अभी। मिलना हमारी प्रवृत्ति है, हम मिलते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, लोग जो कुछ कई लोग जो बात करते हैं, वो क्या है, अपने हिस्से की बोलते हैं और आधी नहीं दिखाते। तो वही कहानी है, अभी भी मिल रहा हूं, इसके बाद भी मिलूंगा, और बिल्कुल। हमेशा विपक्ष में रहूंगा। मिलते रहना, ये बात विपक्ष में रहना पत्रकार का काम है। अभी मुकेश जी एक बड़ी शानदार चीज इन्होंने, अविनाश जी ने कही, और जब कैमरे पे नहीं थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि हेडलाइंस के बारे में बात हो रही थी, जो आजकल भास्कर में हेडलाइंस आ रही हैं। तो मुझे खुद को पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। मतलब बड़े टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं सुबह अखबार का वेट कर रहा होता हूँ कि यार आज क्या मजेदार आने वाला है। तो हेडलाइंस का वर्ड प्ले जो है, एक अविनाश जी कहते हैं कि हिंदी के टेलीग्राफ की तरह से, टेलीग्राफ इस चीज के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। हिंदी में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, वो आप कर रहे हैं। अभी राज्यसभा चुनाव, चूंकि इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, कल एक वो था आपका साम दाम दंड गहलोत। तो उसके बाद आवाज जी, कि क्या भेद है, क्या है। तो ये आइडिया मतलब कैसे ऐसा होता है, जस्ट आया कुछ लिख दिया, या उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है, क्योंकि जी। इन्होंने एक हेडलाइन बोली, एक हेडलाइन मैं जो बोल देता हूँ। जी। सभी लोग अमूमन हमारे मुख्यमंत्री को जादूगर कहते हैं, आपने उस पर भी वर्ड प्ले किया और लिखा जादूगर। हाँ। ये अब दोनों हेडलाइन के पीछे कहानी संपादक के। तो अविनाश जी, मुझे पता है आप कहानी पीछे की सब जानते हैं, किस तरह से वर्ड प्ले वगैरह होते हैं, आपका लंबा अनुभव है। फिर भी आप दर्शकों के
नजरिए से आप ये सारी इस पे बात करना चाह रहे हैं हम लोग। तो नवीन जी, जो आपने कहा कि आजकल ये सारा वर्ड प्ले वगैरह ज्यादा हो रहा है, उसके पीछे भी एक कारण है। पहला कारण तो ये कि भाई खबर तो दिन भर में सैकड़ों बार आपको हिट कर ही देती है, कहीं ना कहीं से, कहीं व्हाट्सएप पे आ गई, ये आ गई, 3+1 हो गई, किसको नहीं पता था, दिन भर में पता ही था। तो एक तो ये कि ये जो प्रिंट वाला जो माध्यम है उसको अब उस जो बेसिक जो न्यूज है उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो उसके बियॉन्ड जाने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें, पर्दे के पीछे की कहानी लाएं, क्यों पे जाएं। जैसे हमारे यहाँ न्यूज रूम में कहा जाता है, क्या हुआ है ये पता चल गया है, क्यों पे जाइए, कैसे हुआ। क्योंकि जो सोशल पे जो आम आदमी जो पत्रकार बना हुआ है वो संभवतः क्यों पे नहीं जा पाता, वो बेसिक सूचना दे पाता है। तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप नॉलेज दीजिए, आप पर्दे के पीछे की कहानी लाइए, इनसाइड स्टोरी लाइए, आप वो ग्राउंड रिपोर्ट लाइए। जैसे उस होटल में जयपुर में जहाँ पे ये सारे लोग रुके हुए थे कांग्रेस के, तो हमने एक दिन पहले वहां पर 2 साथियों को भेजा और वहां से एक रिपोर्ट करवाई, ग्राउंड रिपोर्ट करवाई। तो ये सारे तरीके हैं कि प्रिंट को अब कैसे अगले दिन फ्रेश एक वो बना रहना है और रीडर को नई जानकारी देनी है। तो वो वर्ड प्ले भी उसी का एक पार्ट है। और उसका एक उसके पीछे एक ये भी है कि भाई अब इतना नैराश्य छाया हुआ है सब तरफ से, और चारों तरफ देखिए ना कैसा सिनेरियो हो रहा है ना, दंगा फसाद ये वो, और आदमी को लगता है सब गलत ही हो रहा है। तो सुबह सुबह अगर थोड़ा सा ह्यूमर भी मिले उसको हेडलाइन में, तो क्या बुरा है इसमें। तो अब जैसे साम दाम दंड भेद, इसकी आप नवीन जी बात करें तो जी ये रात को बहुत सारी चीजें सोच रहे थे शाम की मीटिंग में, और जो परिणाम आया उसके बारे में एडिटोरियल के सारे साथी जब बात कर रहे थे, तो कुल मिला के जीस्ट यही था कि भाई केंद्र में एक ही व्यक्ति है, वो अशोक गहलोत। तो जाहिर बात है कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया पिछले कई दिनों तक, बाड़े बंदी से लेकर और नेट बंदी तक, मतलब ये शायद पहली बार हुआ हो कि किसी इस तरह के चुनाव के लिए और एक कोई व्यक्ति इधर से उधर ना हो जाए तो एक एरिया में इंटरनेट ही बंद कर दिया हो। तो ये सारी चीजें, और पोलिंग एजेंट तक मुख्यमंत्री खुद बन रहे हैं। तो केंद्र में एक ही पात्र था, वो थे अशोक गहलोत। तो जाहिर बात है हेडलाइन उन पर ही आनी थी। फिर साम दाम दंड भेद ये कैसे आया, तो कहा गया कि शुरू से कहा जा रहा था कि ये इन चुनावों में तो सभी कुछ होगा भाई, साम दाम दंड भेद, सभी तरह के तरीके आजमाए जाएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि ये सारे तरीके फेल हो गए और एक फैक्टर ही था जो काम आया, वो था अशोक गहलोत। और वो ये जो सेइंग है, ये वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी जो कहावत है, उससे बड़ा एक किरदार हो गया, मतलब कहावत से बड़ा एक व्यक्ति हो गया, वो था अशोक गहलोत। क्योंकि उन्होंने कैसे साधा, कैसे किया एक एक व्यक्ति को, मैन टू मैन मार्किंग, ये वो सब। तो इसलिए ये हेडिंग निकल के आया, साम दाम दंड भेद। अब इसके लोगों ने अलग अलग अर्थ भी निकाले। जैसे न्यूज रूम में जब हम लोग हेडलाइन दे रहे थे तो पीछे रिपोर्टर आए, तो उन्होंने, क्या होता है कि डेस्क अपना काम कर रही होती है, अविनाश जी जानते हैं, पेज बनता रहता है और पीछे से फिर लोग इकट्ठे होना शुरू होते हैं, फिर वो जो डिस्कशन शुरू होता है उसी में से कुछ ना कुछ मजेदार चीजें सामने आती है। तो किसी रिपोर्टर ने कहा, अच्छा आप साम दाम दंड भेद और गहलोत ऐसा दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गहलोत साहब ने ये सब कुछ अजमाया। तो मैंने कहा ठीक है, तुम ये इसका अर्थ निकाल लो। फिर किसी ने कहा आपने भेद छोड़ दिया, इसका मतलब कोई भेद है जो अशोक गहलोत जी के पास है। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ निकाले गए। पर हमें लगा कि हम जिस इंटेंट के साथ ये हेडलाइन बना रहे थे वो ये था कि भाई साम दाम दंड भेद, ये सारा ये वर्षों पुरानी हमारी कहावत फीकी पड़ गई, और गहलोत फैक्टर कैसे काम आया और कैसे उन्होंने अचीव किया, वो था। तो फिर हमें बुलेट पॉइंट में इसको क्लियर भी करना पड़ा, क्योंकि अगले दिन मुझे लगा अगले दिन नवीन जी भी इसके कई अर्थ निकालेंगे, इसलिए एक ही अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। एक एक चीज मैं आप दोनों लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा राज्यसभा चुनाव, क्योंकि मैंने राजनीति में रुचि रही है, लेकिन राजस्थान के राज्यसभा चुनाव को इतना ध्यान से कभी देखा नहीं। ये पहली बार हुआ कि ऐसे हो गया था कि यार ये मैच चल रहा है और देखे आज क्या हो रहा है। हर रोज एक नया एक्शन, वो वेब सीरीज में होता है ना, हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आ जाता है, फिर आप कहते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होगा। तो ये पूरा जो हुआ था इस बार का राज्यसभा चुनाव, से देख कैसे रहे आप लोग राजस्थान में? पहले भी इस तरह के माहौल है या क्या है पूरे सिस्टम का हिसाब किताब? अविनाश जी, अगर आप शुरू करना चाहें। देखिए सर, ये जो इंटरेस्ट जनरेट करना और हाइप में रहना, इस बात पे मैं मुख्यमंत्री से थोड़ी बात पे रखूंगा। पहले राज्यसभा बड़ा डल इलेक्शन होता था, कोई कॉन्टेस्ट नहीं, जो नॉमिनेशन का नाम आया कर दिया। पर जब से भाजपा ने ये प्रयोग करने शुरू करे कि थोड़े भी मत बन रहे, एक आदमी डाल दो और आगे कहानी खींच लो,
तो ये उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया। ये मैं ये नहीं कहूंगा अचानक से हुआ, पहले भी रहे होंगे। कुछ लोगों ने इस बार बात हुई तो मैं उसको कंफर्म नहीं कह सकता, पर कहा कि कमल मुरारका भी एक बार लड़ने आए थे और तब भी मत का कुछ खेल ऐसा ही हुआ था। और इन तीनों एक्शन वाले दिनों में मैं शहर से बाहर था तो मैंने बहुत ज्यादा फॉलो भी नहीं किया, बट हाँ सारी खबरें और मुकेश जी के ट्वीट्स वगैरह पे कई चीजें दिखती थी। तो ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, पहले भी कमल मुरारका का एग्जाम्पल था। और इससे एक चीज और निकल के आई, जो इन्होंने साम दाम दंड बोला, उसके अगले दिन मैंने भी एक चीज लिखी, इस पे कई रिएक्शन आते हैं। अब राज्यसभा चुनाव में ये तय हो गया है कि सरकार जिसकी, लोकतांत्रिक तरीके से वो ही जीतता है। जैसे इन्होंने कहा कि साम दाम दंड भेद, इन्होंने तो पूरी क्रोनोलॉजी भी लिखी, वो सब चले, पर यहां जब वो जीते तो वो मॉरल विक्ट्री के रूप में डेमोक्रेसी विन हुई। पर यही पार्टी जब बगल वाले प्रदेश हरियाणा में हार जाते तो कहते डेमोक्रेसी का हनन हुआ। वहां पे वो सरकार थी, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से कार्तिकेय को जिता के आई। तो ये इन्होंने, अच्छा इसमें एक और बड़ी मजेदार चीज समझ में आई, जो मैं रीजन भी पिक करता हूँ और आई एम श्योर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिन व्यक्तियों पे हम अपना विश्वास करके अंदर डालते हैं, क्या वो इस विश्वास के लायक भी हैं कि वो अपनी चॉइस से वोट तक नहीं दे पाए। मतलब ये क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल क्लास से, मेरे ख्याल से हम लोगों को स्ट्रांगली एडमिट करना चाहिए कि एक तरफ हाहाकार मचा, चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो रही, और जो विलासिता डिस्प्ले हुई है कि मतलब मेन्यू ऑन डिमांड सा था, हम चार्टर में जाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष किसी को लेके जा रहे हैं, वो 4 पीएसपी वाले रैंसम होल्डर्स, इफ आई कैन ओपनली कॉल देम, हमें ऐसा चाहिए, तो मुख्यमंत्री रुक रहा है, मुख्यमंत्री रुक रहा है, मनुहार चल रही है, पिक्चर बनाई जा रही है। लानत है यार तुम्हारी डेमोक्रेसी पे। एक तरफ तुम कहते हो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमने बचाया, तो जहां हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे हो, तो वो जो आप 5 सितारा होटल में विलासिता में रख रहे थे, क्या उसे हॉर्स ट्रेनिंग ना कहा जाए कि आपके हॉर्स ट्रेन तो वहां हो रहे थे। तो ये बहुत ही क्वेश्चन मार्क वाली चीज है। ये हर बात में इसको भाजपा कांग्रेस कहने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल क्लास को स्ट्रांगली पुट अप करना चाहिए कि आप लोग क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। आप बड़े कन्वीनियंटली यहाँ कहते हैं भाजपा ने एक किरदार खड़ा कर दिया, हम ये कर गए वो कर गए, पर दूसरी जगह भी तो वही हुआ। तो आई थिंक इस राज्यसभा चुनाव में इस तरह के जो क्लोज कॉन्टेस्ट हुए जिसपे मीडिया की नजर रही, ये एक आई ओपनर भी है कि हम किन नुमाइंदों को अंदर जा रहे हैं। कल तक उनकी, मतलब आप डिमांड करिए ये अफसर एपीओ होना चाहिए, हो गया, चार्टर आना चाहिए, आ गया, मुख्यमंत्री वो सारी बाड़ेबंदी छोड़ के एक विधायक से मिलने जा रहे हैं। अखबार में एक फोटो छपी, शायद बलवान पूनिया थे सीपीएम के, सीएम ने खुद ट्वीट की थी, एयरपोर्ट से पहुंचते ही उनसे मिलने अस्पताल गया, ड्रिप ड्रिप सीसीयू लगी हुई। अगले दिन बलवान पूनिया पूरे बल के साथ डोल रहे हैं वोट देने। उडला जी की हालत यूं, 4 कपड़े फटे हुए, वो मतलब कपड़े खुले हुए, ईसीजी की 4 अनकोऑर्डिनेटेड पिंस लगी हुई, अखबार पर फोटो छपती है, हुडला बीमार। फिर वही हुडला 5 सितारा होटल में पीली टी शर्ट में चमक के बैठा है, अब हुडला दौड़ रहा है। तो ये कौन सी इलाज करते हैं? क्योंकि आज एक ट्विटर पे ट्वीट आया था, एक पत्रकार है दीपक त्रिवेदी, उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के लोग अहमदाबाद ज्यादा जा रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ इलाज ठीक नहीं हो रहा है, इनको को हमारे नेताओं से इलाज करवा ले। नहीं, क्या मजाक बना रखा है? डू दीज पॉलिटिशियंस थिंक दैट पीपल आर दैट नाइव एंड दैट स्टूपिड दैट वी विल नॉट बाय व्हाट यू आर सेइंग? इस पे अनुराग जी, मैं मुकेश जी से पूछा था, क्योंकि काफी दिनों से मैं जैसे अखबार में पढ़ रहा था आपके, तो हेल्थ सिस्टम जो है स्टेट का, वो भयंकर रूप से फेल हुआ है। मेजर बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर दवाई से लेके डॉक्टर नर्सेज, ये सारे इश्यूज आए हैं, और एक आम आदमी अगर चाहता है इलाज कराना तो एक किसी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना उसके लिए तो मुश्किल दिख रहा है अभी जैसा हाल है, कुछ न कुछ अव्यवस्था है। ऐसे में जो ये हम बात कर रहे थे कि ये वीआईपी गेस्ट्स के लिए जो चिकित्सा की पद्धति कोई ऐसी हुई जिसमें कि वो सारी चीजें जो आपने आशीष जैसा बताया, लगने के बाद दूसरे दिन जो है वो दौड़ते भी नजर आ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बलवान पूनिया के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे दौड़ते हुए, तो ये सारी चीजें ठीक हो गई। तो ये चिकित्सा पद्धति का कमाल है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये कमाल कुछ और है, मतलब ये दवाई से इतर कोई इलाज हुआ है जिससे स्वस्थता आई है, जो आयुर्वेद से भी परे है शायद? कोविड के दौरान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बार बार कहते थे कि भाई राजस्थान जो है मॉडल बन के उभरा है स्वास्थ्य सुविधाओं में,
तो मुझे लगता है वो मॉडल कहीं ना कहीं विधायकों के काम आया और ये इंस्टेंटली एकदम तैयार होके और एकदम इलाज होके और ये आ गए। पर यही तो विडंबना है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देखो तो आप बहुत ही बुरा है। और आम आदमी तो त्रस्ती रहता है, वो बेचारा कहाँ एक दिन में 24 घंटे में ठीक होके निकल पाता होगा। वो बड़ा सा बिल लेके और फिर उस बिल चुका के और अपना कुछ ना कुछ गिरवी रख के बेचारा फिर बाहर निकलता है, और फिर भी पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं पता नहीं। पर ठीक बात है कि इन लोगों के पास तो कोई फॉर्मूला है कि तुरंत कैसे ठीक हुआ जाए और इलाज करवा के और वोट देने आया जाए। शायद इनकी जो उपचार पद्धति है उसमें वो जो अविनाश जी कह रहे हैं बहुत सारे तबादले, बहुत सारे दूसरे तरह के प्रलोभन और वो सब हैं, उनसे ये जल्दी ठीक हुए हैं। और इनका हमारे जो जो अविनाश जी कह रहे थे कि ये प्रलोभन नहीं है क्या, एक तरह से आप कह रहे हो हॉर्स ट्रेडिंग की बात, पर 7-8-10 दिन से आप 5 स्टार होटल में हो, चार्टर ये वो सब। तो हमारे यहाँ ऐसे ही न्यूज रूम में चर्चा में है कि यार कोई आचार संहिता हर तरह के चुनाव पे होती है, इसमें कोई आचार संहिता नहीं है क्या? मतलब विधानसभा लोकसभा के चुनाव में आम आदमी को आप कोई प्रलोभन दे दो तो वो आचार संहिता की उसमें आता है श्रेणी में, और कार्रवाई हो सकती है प्रत्याशी पे। आपको पूरा हिसाब किताब सब कुछ देना होता है, इसमें क्या कुछ भी लागू नहीं होता? जबकि उच्च सदन, उच्च मर्यादाएं, उच्च पैमाने होते होंगे ना इसके तो। एक जो बात अभी चल रही थी सिस्टम की, जो अविनाश जी कह रहे थे और मुकेश जी आपने कहा, एक इन सारे चुनावों में क्या होता है, दो चीजें हैं। एक थॉट आता है कि पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया और कैंडिडेट उसी को वोट देंगे। दूसरा है कि इंडिपेंडेंट वोट दे दिया जाए। अब यहाँ पे कई बार लगता है कि सबको इंडिपेंडेंट वोट देने दिया जाए अपनी मर्जी से, लेकिन कई बार फिर अगर कोई बहुत बड़ा आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, ताकत है, वो आकर अगर व्हिप जारी ना हो तो चीजों को घुमा सकता है अपने हिसाब से। तो ये एक ट्रिकी सी सिचुएशन है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जैसे मैंने जहाँ पढ़ा है कि भाई आप अपनी पार्टी को दिखा के वोट देते हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव तो यही था जी कि क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे गुप्त मतदान जैसा किया तो उसमें क्या होगा, फिर हॉर्स ट्रेडिंग का एक अलग ही लेवल होगा, फिर तो खरीदे जाएंगे और बड़ा अजीब स्थिति हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सीधा सा कंसेप्ट इसको लेके जो रखा गया वो ये कि मैंने विधायक चुने, अपने जनप्रतिनिधि चुने, और वो विधायक मिलके राज्यसभा में जो मेरे जो प्रतिनिधि हैं वो अब राज्यसभा यानी कि उच्च सदन में हमारा प्रतिनिधि भेजेंगे। जी। तो ऑब्जेक्टिव तो ये था, बाकी अविनाश जी बताएंगे, संविधान के जानकार। नहीं 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 नहीं, कोई जानकार वानकार वाली नहीं है, इस पे मुद्दा कम ही था। बट ये व्हिप का इशू ही मुझे हमेशा से कंटेंचुअस लगा है। People elect a candidate on a symbol, they don't elect that party. एंड पार्टी इन नो वे शुड बी कि ये मॉरल हाई ग्राउंड हो गया कि हमारी पार्टी का ये स्टैंड है तो हम भी वो लेंगे। आई थिंक इट शुड नॉट बी, इट इज अ डिबेटेबल इशू। जिस मॉडल को हमने अडॉप्ट किया है वेस्टमिंस्टर, वहां पे मैंने ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं देखा। वहां पे यहाँ ये तक जरूर देखा है कि रूलिंग पार्टी का एमएलए भी या एमपी भी खुल के सवाल पूछ सकता है और अपनी सरकार के विरोध में बात कर सकता है, एंड दे अप्रिशिएट इट। बट आई थिंक इट्स अ 10th अमेंडमेंट कि आपको पार्टी लाइन पे ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी रैंसम वाली बात है। और एक इसी तरह के पद पे आसीन एक व्यक्ति से कुछ वक्त पहले मुलाकात की तो उन्होंने अच्छी बात ये बताई कि हमने नियम तय नहीं किए इन चीजों के, हम एक ट्रेडिशन पे ही आ गए, और जहां हमने नियम तय किया वहां हमने इतना टेढ़ा नियम लगा दिया। और ये खाली राज्यसभा पे भी नहीं है, मेरी कुछ एमपी से बात होती तो वो ये भी कहते हैं कई बिल्स पे होता है कि हमें जानबूझ के पार्टी लाइन को करनी पड़ती है, इवन इफ वी हैव अ डिफरेंशियल व्यू। तो अगर हम एक डिफरेंशियल व्यू को ही अंदर नहीं आने देंगे तो फिर हम किस तरह की डेमोक्रेसी है? बिल्कुल। और मैं डेमोक्रेसी इस बात पे एग्री करता हूं कि क्या राज्यसभा को इलेक्शंस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। मुकेश जी एक बात बताएंगे, आपने एक अच्छी कैलकुलेशन का ग्राफ बताया था, अगर वो सारे चार्टर के खर्चे, 5 सितारा होटल, ये सब देख लिए जाए तो प्रति वोट कॉस्ट क्या रही होगी दोनों पार्टियों की मिला के? क्योंकि आपने घंटे तो निकाल लिए, ये बाड़ाबंदी में इतने घंटे रहे और संसद में इतनी देर काम किया। हाँ, मतलब विधानसभा में जो ओवरऑल जो वर्किंग हुई उससे 2 गुने के करीब समय इन्होंने यहाँ बिता दिया है अब तक, सभी तरह की बाड़ेबंदी को जोड़ते हुए, जो सचिन पायलट जी वाले प्रकरण के समय हुई और उसके बाद हुई। अब प्रति वोट कितना पड़ा ये कैलकुलेशन भी निकाल ही लेंगे अपन, शायद अगली कहानी होगा।
पर जाहिर बात है करोड़ों खर्च हुए हैं अलग अलग तरह से, और ये तो वो थे जो सामने हमें दिख रहे थे खबरों के जरिए। तो बाकी इसमें शायद ये भी सवाल पूछना चाहिए, ये खर्चा बेयर किसने किया? क्योंकि आप भी एक आयोजन करवाते हैं, कल आपकी संस्था ने एक गौड़ गोपाल दास का आयोजन करवाया, मैं टॉक जर्नलिज्म कराता हूँ। These are expensive rooms and these are expensive events. आप और मेरे पे सवाल पूछ लिया जाता है इतना फंड कहां से लाए? ये तो इज इट टैक्स पेयर्स मनी और इज इट द पार्टी फंड? बिकॉज पार्टी फंड होता है तो जो अभी सत्ता दल है वो कहता है हमारे पास तो धन ही नहीं है, धन तो सारा दूसरी पार्टी ले गई। फिर ये क्या था? जिस तरह जो चार्टर में जैसे ले जाए गए, तो एक ये आया कि भाई अगर मंत्री चार्टर में जा रहे हैं या मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वो शायद सरकार के खाते में आए हैं। लेकिन सरकार से जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा संगठन हर चीज का खर्चा उठा रहा है। पर ये सब मिले हुए हैं जी, है जी, सब मिले हुए हैं जी। वो केजरीवाल की लाइन बहुत अच्छी लगती है, सब मिले हुए हैं जी। सर अभी अपन जैसे बात कर रहे हैं कि सबके मिले होने की और सिस्टम की, तो हेल्थ वाली हम बात कर रहे थे। एक और खबरें जो है पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनी है और वो भी भास्कर ने काफी स्ट्रांगली उठाया है, युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी वाला। परीक्षाएं होती है, परीक्षाएं कैंसिल होती है, उसमें कैलकुलेशन मुकेश जी ने वो डाली थी कि एग्जाम फीस कितनी ले ली गई बच्चों से, और वो एग्जाम फीस के बावजूद जो है एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, बच्चों को पता नहीं नौकरी कब मिलेगी। तो ये जो युवा सड़कों पे भी बैठ गए हैं, इनकी मांगे तो मानी नहीं जा रही। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनेगा क्या कि हमारे लिए भी कोई राज्यसभा चुनाव हो तो हम भी खड़े हो जाएं कि भाई अभी पहले तो नौकरी दिलाओ, पहले हमारे लिए एग्जाम करवा दो। तो जनता अपनी मांगे कैसे मनवाए? मतलब सड़क पे बैठे हैं बेचारे बच्चे गर्मी में भी, लेकिन विधायक जो है वो एक वोट के चक्कर में चीजों को देख रहे थे। जो डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं, बड़ा अजीब से सिचुएशन है और ठगा हुआ महसूस होने वाला हो रहा है। तो क्या कोई सॉल्यूशन है इसका हमारे पास? देखिए, एक निर्दलीय विधायक थे बलजीत, तो वो व्यक्ति ऐसा था जो लास्ट मोमेंट तक इधर या उधर कुछ नहीं कह रहा था और उनके बाड़े में भी नहीं जाना और वगैरह वगैरह, और लगातार कह रहा था कि भाई मेरा कोई व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि भाई सेना भर्ती में राजस्थान के युवाओं का अपना कोटा हो। ठीक है, तो मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, जो ये कर देगा मैं उसके पक्ष में वोट दे दूंगा। और वो आखिरी दिन, मतलब वोटिंग के दिन सुबह तक या पिछले दिन रात तक वो कहीं नजर नहीं आए किसी खेमे में। लेकिन अगले दिन वो आराम से वोट देने गए और कांग्रेस के प्रत्याशियों को उन्होंने वोट दिया। अब कोई उनसे भी पूछे और सरकार से भी पूछे कि क्या वो राजस्थान के युवाओं को नौकरी में क्या कोटा मिल जाएगा क्या? तो ये तो सामने दिखाने की बातें हैं कि हम युवाओं के लिए, रोजगारों के लिए, बेरोजगार के लिए खड़े हैं। और इन देखिए परीक्षाओं का तो पूरा नहीं मुकेश जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई परीक्षाएं राजस्थान में, अब युवा मान के चलता है कि मैं जो परीक्षा देने जा रहा हूँ उसका कोई भरोसा नहीं है कि कल वो ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी, और ये दोबारा होगी, क्या होगा, रिजल्ट समय पे आएगा, कोर्ट में फंस जाएगा, क्या होगा। तो वो बेचारा अनिश्चितता में जीता रहता है। उसको कोई आश्वासन देने वाला नहीं है कि तू ये कर देगा तो तुझे ये दे दूंगा। हाँ, एक चीज जरूर कांग्रेस अब क्लेम कर सकती है कि देखो, आम लोग बोलते थे कि यार हर परीक्षा के दौरान नेट बंद हो जाता है, देखिए हमने हमारे चुनाव के दौरान भी नेट बंद किया। नहीं, इनकी भी तो परीक्षा थी सर। हाँ, इनकी भी तो परीक्षा थी। इनकी परीक्षा थी और परीक्षा के दौरान सरकार सबके लिए बराबर है। परीक्षा में सर किताबों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। एक परीक्षा पे एक और बात बोल रहा हूँ नवीन जी, छोटी सी बोलूंगा कि मुझे लगता है युवाओं को खाली एक पर्टिकुलर एरिया पे बैठ के धरने देने से बात नहीं बनेगी। एक बहुत सिंपल फैक्टर है, द हायर योर न्यूसेंस वैल्यू द हायर आर द रिटर्न्स। और ये इस चुनाव में आप एक एक कैंडिडेट को देख लीजिए, जो जहां तक न्यूसेंस ले गया उसने उतना बड़ा गेन किया। मैं ये नहीं कह रहा कि छात्र न्यूसेंस करें, पर अगर वो एकजुटता के साथ रहे, और ये जो प्रॉब्लम है ना, हम हर जगह ज्ञापन लेके चले जाते हैं, तो वो हम खुद को डिमीन कर रहे हैं। आप गैदरिंग इतनी बड़ी खड़ी कर दीजिए और इनमें से एक आदमी से मिलना बना कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेता स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं रहती, तो कुछ लोग छात्र नेता बन जाते हैं। आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आप भी छात्र नेता रह चुके हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट वो हर आदमी एक टर्म हो गई है, ये धरने प्रदर्शन आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप।
मुझे लग रहा है राजस्थान में तो एक नया कोर्स आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। कई नई पार्टियां आ गई, कई नई धड़े हो गए, हम मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं। हार्वर्ड केनेडी स्कूल में हमारे यहाँ का इलेक्शन मॉडल समझना चाहिए। अब जब पढ़ाई, चूंकि ये घूम फिर कर वापस पढ़ाई की ही बात पे है, चाहे वो पढ़ाई एंटरप्रेन्योरशिप की हो चाहे पॉलिटिकल हो, एक और मैं फिर से खबर का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि एक भास्कर की शायद कल की खबर, कल या परसों इसी हफ्ते की खबर है, लेकिन ये वो भास्कर पड़ताल के अंडर आई थी, जिसमें कि स्कूल में किताबें जानी थी और स्कूल का जो ट्रांसपोर्टेशन किताबों का है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों ने जिम्मेदारी ली, शिक्षक पैसे इकट्ठे करके ऑटो करते हैं, ऑटो में जाके इस गर्मी में वो किताबें रात के बच्चों के लिए ला रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो है सरकार विधायकों के लिए चार्टर ट्रेन लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये प्रदेश में वो तो गुलामी की मानसिकता वाला बना दिया गया है कि आप जो है, आपको अपना काम कर रहे हैं, खुद ही कर लीजिए, आप दूसरा कोई करेगा, वो सरकार के भरोसे कुछ मत बैठिए। हाँ, तो मुझे खबर पड़ के गुस्सा आया था, आप कैसे देख रहे हैं? जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत पर, शायद हमारे राजस्थान में भी है कि आप अपना काम खुद कर लीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। और देखिए, अभी ये भी एक खबर थी कि भाई बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स बंद किए गए हैं। एक बड़ी लिस्ट आई थी, ये सारे स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि इसमें फैकल्टीज नहीं जुट पा रही या ऐसा कुछ कारण था। एक खबर ये आई कि जो मानसून पूर्व जो सड़कों की मरम्मत के लिए जो बजट होता है वो इस बार नहीं दिया जाएगा साहब। तो मतलब ये लग्जरी बसेज में जाएं चाहे चार्टर में जाएं और कुछ भी हो, पर आम आदमी की यात्रा, आम आदमी का सफर वही दुरूह रहेगा चाहे कितना ही कुछ हो। सर आंसर एक है, आम आदमी न्यूसेंस करे कि इनके आड़ी टेढ़ी बातों में ना आए। 16-18 महीने की बात है, यही जनाब वापस आएंगे। तो आम आदमी के पास हर 5 साल में एक मौका आता है और मुझे लगता है कि हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। बट हाँ, ये सवाल इनसे अगली बार जरूर पूछने चाहिए। यार इतना ही जा रहे थे, वो खबर शायद बांसवाड़ा की थी, अगर मैं गलत नहीं। जी, खबर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कितना है यार, 3 लाख रुपए एक फ्लाइट का किया, 30,000 तोड़ के आगे जहाज में वही पहुंचा देते। तो हम सवाल भी नहीं पूछते, हम कहते कितनी बढ़िया सरकार है, अपने लिए जो सुविधा, बच्चों के लिए नेट काटा, अपने लिए भी नेट काटा, अपने विधायकों को ले गए, बच्चों की किताबें भी ले गए। क्या है, थोड़ी लाट झाटे करते जाए, ये मैनेजमेंट गड़बड़ है। मैनेजमेंट गड़बड़। तो मैनेजमेंट की बात, जी, तो मैनेजमेंट की बात से ना मुझे एक आखिरी सवाल है, इस दोनों का आप दोनों जवाब बताएं। मैं खबर पढ़ रहा था कि जेल में जो ना थाली से सुराख करके कैदी भाग गए, फिर कंबलों के वो निकाल निकाल के रस्सी बना के निकल गए। ठीक, जेल जो है वहां से कैदी भागे चले जा रहे हैं, तो ये कैदियों को रोकने का तरीका क्या है सरकार के पास? तो एक तो जेल से भाग भी रहे हैं और जेल के अंदर बैठकर हत्याओं की साजिशें भी बुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि गैंग वॉर वगैरह ये सब हम पहले सुनते थे राजस्थान के लोग, पर अब आप अपने आसपास खबरों पे नजर दौड़ाएंगे तो बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी चीजें हमारी जेलों में चल रही है। इस पर स्टोरी करनी चाहिए मुझे लगता है आने वाली दिनों में कि पिछले दिनों में कितने तो ऐसे गैंग यहाँ पे पैदा हो गए राजस्थान में, और जेल में बनकर कितनी हत्याओं के और कितने तरह तरह के चीजों की साजिशें रची गई है। तो जेल तोड़ना तो एक चीज है, पर उससे वो गंभीर बात है, पर उससे भी गंभीर बात यह है कि हम यहाँ बैठ के इस तरह की चीजें भी हो रही है हमारे यहाँ। तो लॉ एंड ऑर्डर की तो आप बात ना करें, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो, व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। अभी जब जितने दिन बाड़ेबंदी रही, आप जयपुर शहर के, राजधानी के हाल देखिए, वहां पे किस किस तरह के क्राइम नहीं हुए। आपने तो उस पर सवाल भी उठाया था अपने फेसबुक पे, उस पे आपसे सवाल भी, उसके ऊपर आपसे सवाल पूछे गए कि मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे थे पत्रकारों को, और जब लास्ट में जब आमेर की घटना का सवाल आया तो वो उसका जवाब दिए बिना आगे बढ़ गए। तो आप तो कह रहे हैं कि बाड़ा, जेलों का नाम अगर अपन बाड़ा रख दें तो आपको लग रहा है कि कुछ समाधान निकल पाएगा? नाम क्यों रख रहे हैं, सकते हैं फोटो में डाल दीजिए। एक और प्रॉब्लम है सर, आपने बाड़े का नाम लिया, उस बाड़े, उस लग्जूरियस बाड़े के इर्द गिर्द इतनी पुलिस लगा दी जाती है कि फिर दूसरी जगहों में आदमी तो लिमिटेड ही है। तो वो उनको मार करने में जब लग गए, तो जब बाड़े जेल हो गए तो फिर जेल खुले ही रहेंगे। तो जेल असल में बाड़ा होगी, क्या कोई भी अंदर जा सकता है, बाहर निकल सकता है। उड़ला जब वहां उदयपुर में अस्पताल में तो थे, तो 35 से 40 पुलिसकर्मी बाहर मौजूद थे उनके सुरक्षा के लिए। और औसतन एक थाने का स्टाफ कितना होता है? सरकार है यार,
सर मुझे आइडिया नहीं, औसतन एक थाने का स्टाफ कितना होता होगा? वो डिपेंड करता है अलग अलग, पर 35 तो बड़ी संख्या है। अगर 35 लोग एक विधायक की सुरक्षा कर रहे हैं, वहां पे सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे खेमे में ना चला जाए। सुरक्षा नहीं, मेडिकेशन था। अच्छा, मेडिकेशन था, तभी तो ठीक हो गए। बिल्कुल। पर आप लोग एक और हेडलाइन लिखी थी, जादू डर। हाँ, तो वो शायद क्रियान्वयन हो रहा था। जब एसीबी में गए थे महेश जोशी, और कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, और इस तरह की कई सारी चीजें चली, तो वो था कि भाई जादू डर, मतलब जादू भी चलाया जा रहा है और एक तरह का डर भी एक पैदा किया जा रहा है। और लेकिन इस सारी चर्चा में एक चीज जो है कि भाई, क्योंकि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो हम, और ये पूरा जो सिनेरियो था, ये चुनाव का जो सारा दौर था, उसमें कांग्रेस ही एक तरह से एक्टिव मोड में रही। बीजेपी तो की बाड़ेबंदी भी हुई, तो 2 दिन हुई, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा लगा। उन्होंने भी एक डर चला रखा था। हाँ, एक डर है कि बीजेपी ले जाएगी। हाँ, तो उनके पास तो हारने को कुछ नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। दूसरे को भी बाहर से ही सपोर्ट किया, तो वो हार भी गए तो कहेंगे इंडिपेंडेंट हार गया। हाँ, तो कांग्रेस का पूरा ये चल रहा था, और इसीलिए शायद हम सरकार भी उनकी है, तो हम बात वो भी कर रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य सेवाएं, ये वो सारी। लेकिन एक दूसरा एंगल देखें तो बीजेपी का भी तो कितना बड़ा फेल्योर है ना अविनाश जी, की पूरे 8-10 दिन में कहीं पिक्चर में ही नजर नहीं आया, और उन्होंने बड़ी आसानी से सुभाष चंद्र जी को हारने दिया, जिनको उन्होंने, जो वहां से आए और कहा गया कि भाई भाजपा इनको समर्थन देगी, भाजपा के विधायक इनके पक्ष में होंगे, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि उनका जो प्रशिक्षण शिविर चला, उसमें जो मॉक ड्रिल होती थी किस तरह से वोट देना है, वो भी ठीक से नहीं करवा पाए। उसमें कई विधायक ठीक से वोट देना भी नहीं आया। तो बीजेपी जो रणनीति के लिए जानी जाती है, अनुशासन के लिए जानी जाती है, या ये मतलब वो तो इस चीज के लिए जानी जाती है कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार बन भी जाए तो अगले दिन वो अपनी सरकार ला सकते हैं। तो उनका भी तो बड़ा फेल्योर है ना भाजपा का ये। फेलियर इसलिए भी है सर, इसमें अविनाश जी एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अविनाश जी क्वेश्चन में साथ में इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन ऐड करना चाह रहा हूँ कि फेलियर के साथ साथ जो बीजेपी जो विपक्ष की भूमिका थी वो क्या निभा पा रही है, क्योंकि इस एक क्रॉस वोटिंग को देखें, अगर आप सिर्फ कल से आज तक का देखें तो दोनों पाले जो है, जो 2 प्रमुख पाले माने जा रहे हैं, चाहे सतीश जी का हो चाहे वो वसुंधरा जी का हो, दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं कि कौन किसका, वो एक खेमा साबित कर रहा है कि देखो पुनिया जी के साथ फोटो है, वो दूसरा खेमा साबित कर रहा है कि अरे इनकी तो थी। तो ये उस लड़ाई में उलझे हुए हैं। तो ये जो सारी बातें आज आप, मैं और मुकेश जी बैठ के यहाँ कर रहे हैं, असल में ये बातें उनको करनी थी। तो ये इसको भी आप कैसे देख रहे हैं? कुछ होगा नहीं, इट्स अ सेम ओल्ड स्टोरी प्लेइंग आउट। पिछली बार जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी कुछ ऐसा ही चल रहा था कि 5 साल तक सचिन पायलट ने झंडा उठाया, फिर उनमें फाइट आई, उनमें भी एक इंटरनल फाइट थी। और ये हमारी एक वोटर का पैटर्न है कि जो वो हर बार गवर्नमेंट बदल देते हैं, तो उससे ऑपोजिशन भी बहुत लैक्स होकर जीता है। यहाँ कोई इतनी बार सरकारें बदली तो जो ऑपोजिशन में थे वो कोई बहुत मेहनत करके अंदर नहीं आए, पता था कि सरकार पलट ली जाएगी। अब पिछली बार 21 से 100 तक आई कांग्रेस, पर कांग्रेस 56 से भी आई है, और ये जब 56 थे उससे पहले वो 156 थे। तो हम गिरते भी खूब नीचे हैं और रिबाउंड भी उसी तरह कर जाते हैं। तो यहाँ विपक्ष का कोई बहुत बड़ा स्कोप और वो हो ऐसी बात नहीं है। पिछली बार भी चुनाव के नजदीक आते आते ये लीडरशिप क्राइसिस की बातें कांग्रेस में हुई थी, अब वो की वो बातें बीजेपी में हो रही है। तो कोई इफेक्टिव ऑपोजिशन आ जाए या नहीं आ जाए वो उधर भी कुछ नहीं है। आज की तारीख में उधर वो अपना एक इशू सेटल कर ले तो दे विल आल्सो कीप रनिंग, बट स्टिल ओवरऑल लार्जर पिक्चर में उनको ये पता है कि वी हैव अ मशीनरी दैट फाइट्स द इलेक्शन। बिल्कुल, यू नो अभी थोड़े दिन पहले मैं एक और डिबेट पे था, आई थिंक लंदन टॉक पे था, और वहां त्रिभुवन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा ऊपर जगह में कितने ही झगड़े चलते रहे बीजेपी में, नीचे जो उनकी संगठन प्रणाली, आरएसएस, फलाना मित्र लेवल पे जो तैयारी है, ये मंडल वो कमंडल, वो सब काम करते हैं। कांग्रेस में प्रॉब्लम ये है कि वो तो है ही नहीं और ऊपर वाले लड़ते रहते हैं। बिल्कुल। So tomorrow if it comes out, you know, वो एक पुरानी कहावत आ जाएगी, the moment the BJP turns into a thing कि हम fear psychosis पे आ गए हैं, तो वो यहाँ पे भी लड़ जाएंगे। ऐसी कोई बात मुझे लगती नहीं, पर आपका कहना ठीक है। पर सर विपक्ष मेहनत क्यों करे जब खुद को ही मिल जा रहा है?
आज आप और हम जिनको कोई इन सरकार की चीजों से, मैं हमेशा कहता हूं, जो हम प्रबुद्ध व्यक्ति ज्ञान देते हैं, हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। ना हम सरकारी नौकरी करते हैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग के झगड़े में नहीं, हमारे खाते सरकारी अकाउंट में नहीं, हम खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो हम सरकारी अस्पताल नहीं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। तो सरकार एक वो चीज है जो अर्बन एलीट हमारे लिए बाहर है, तो जो रोज झेल रहे हैं उनको तो पता है क्या तकलीफ है, वो नए को ले आएंगे। इसलिए ऑपोजिशन भी इजी है, ऑपोजिशन का काम लोग कर देते हैं, खुद ही सरकार बदल देते हैं। तो इसलिए अविनाश मुझे जी, लगता है राज्यसभा में जो सेटबैक था सुभाष चंद्र का, इसमें केंद्रीय नेतृत्व किसी से सवाल करेगा कि नहीं करेगा भाजपा में यहाँ पे कि भाई आपने? कभी नहीं करता। कौन सा वो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो अपनी हाथ पे सवाल कर ले? एक चिट्ठी लिख देते हैं, उधर कुलदीप बिश्नोई ने ऑपोजिट वोट किया, निष्कासित। इधर ये शोभा रानी जी ने कुछ किया, हाथों हाथ नोटिस। ये कागजी कार्रवाई और छोटी मोटी पिक्चर है, एक बार का ऑप्टिक्स खत्म हो गया, अब आगे चलो। जैसे हम प्रदेश में अभी सवाल की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सा सवाल था जो आज तक बीजेपी से पूछ लिया गया? कभी नहीं पूछा जाता। प्राइम टाइम वॉरियर्स कभी वो भी नहीं दिखाते। तो वो तो कन्वीनियंस वाला मामला है बॉस। बिल्कुल। तो ये इस हफ्ते की सारी कहानी थी। कोई ऐसी चीज, जैसा भी मुकेश जी ने इस पॉइंट पर ध्यान दिलाया था, कोई और ऐसी चीज जो आपको लगता है इस हफ्ते की है जिसकी हमें बात करनी चाहिए? यार कुछ बहुत गंभीर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा मजे मजे में ये सारा किया। जैसे एक हेडलाइन, नवीन जी, जो मेरे सामने है, वो विधायक, ये जो निर्दलीय विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, वो सीएम आए उनसे बात करने, तो उन्होंने कहा बात बाद में करेंगे, पहले गाना सुनो। वो आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा। उन्होंने गाना सुनाया, गैरों पर करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। मतलब आप सबसे जाके इधर उधर बात कर रहे हो और हमसे बात नहीं कर रहे हो। हमारे तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग, उसका क्या? तो ऐसे बहुत सारी मजेदार चीजें भी आई। एक फोटो आई जिसमें संयम लोढ़ा जी बाहर मीडिया से बात करने निकले, वहां अरावली रिजोर्ट में, ताज अरावली में। तो वो मीडिया से बात करने के लिए थोड़ा तेज कदम से चल रहे थे। इंटेलिजेंस वालों को लगा ये गए, तो इंटेलिजेंस वाले कुछ लोग उनके पीछे भागे, तो वो एक पिक्चर इंटरेस्टिंग आई थी। तो राज्यसभा में ऐसा नहीं कि सब कुछ गंभीर हुआ है, कुछ विधायक ने गाने दिखाए, आप देखिए। वो एक शो आया था, सीईओ हैज गॉट टैलेंट, सीएनबीसी ने किया था। ये बाड़े बंदियां दिखाती है, विधायक हैज गॉट टैलेंट, हम गाने गा सकते हैं, हम दौड़ भी सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। क्या मजाक हो रहा है? स्विमिंग के पोज हैं, सेल्फी में कई इन्फ्लुएंसर्स को पीछे छोड़ दे हमारे एमएलए। मुझे यूनिवर्सिटी के टाइम का याद है कि यूनिवर्सिटी में जब वो चुनाव हुआ करते थे, तो महारानी कॉलेज में जब भी कोई कैंडिडेट जाए, और ये आज बड़े बड़े नेता बने हुए, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हैं, महेंद्र चौधरी हैं, प्रताप सिंह खचरियावास हो, ये सारे जो है उस समय मैंने इनको देखा हुआ है। तो जब ये छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, तो इनको लड़कियां वहां पे गाना गवाती थी। और भाई राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज में जो कर दे बातें कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, महारानी कॉलेज में गाना ही गाना था। और मुझे लगता है कि उस समय ये लगता है लड़कियां पागल है कि क्या करती हैं, इनसे पूछती क्यों नहीं कि तुम अध्यक्ष बन के क्या करोगे। मुझे लग रहा है ये प्रबुद्ध ज्यादा थी हमसे। उनको ये पता था कि ये करेंगे वरेंगे कुछ नहीं, कम से कम हमारा एंटरटेनमेंट तो करके चले जाओ, एक काम तो ढंगा करो यहाँ पर। तो जनता को भी अब लगता है अगली बार जब नेता आए ना, तो यही कहे कि भाई साहब एक गाना इधर सुनाओ हमें। अगर थोड़े इनसाइड वीडियोस आ जाए तो कई स्टैंड अप कॉमेडियंस की प्रॉब्लम आ जाएगी काम की। हमारे इतने टैलेंटेड विधायक हैं ये। जी ठीक है, तो इसके साथ ये अपना पहला एपिसोड था राजस्थान इस हफ्ते का, और हम लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे, बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। तो जो जुड़े हैं, जिन्होंने देखा है, बहुत धन्यवाद। अगर आप, नॉर्मली हमारी कोशिश होगी इसमें कि राजस्थान की जो उस हफ्ते की प्रमुख खबरें हैं, जैसे इस हफ्ते राज्यसभा बड़ा था तो राज्यसभा के बारे में हमने ज्यादा बात की। अगले हफ्ते अगर कुछ और होगा हम उसकी बात करेंगे, और हम दिल से चाहेंगे कि वो खबरें बड़ी पॉजिटिव खबरें हो, ऐसी नहीं जिनकी आज हम बात कर रहे थे, तो उनके बारे में बात की जाएगी। तो हर संडे इन्होंने ईमानदारी से बताया कि ये हेडलाइन का धंधा कैसा था पीछे। हाँ, आप, मैं तो ये तो फिर भी ये देख चुके हैं, बट फॉर अ लार्जर ऑडियंस कई चीजें होती है जो डिफर करती है। और जब आप वो रात को 1 बजे पन्ना छोड़ते हैं तो कई धड़कनें ऊपर नीचे जाती है कि लिखूं कि ना लिखूं। और फिर अविनाश जी, जैसे मैं अभी एक वो सीरीज देख रहा था जो टेलीविजन की न्यूज पे बनी है, द ब्रोकन न्यूज, मैंने लिखा भी था, कहीं पोस्ट भी किया था। तो उसमें जो एक टीवी चैनल के मालिक होते हैं, वो अपने मुख्य जो उनके एंकर होते हैं उनको बोलते हैं
कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, टीआरपी कुछ नहीं होता है, आप चौथे स्तंभ है ये मत भूलिए। तो वो एंकर कहते हैं कि आप भूल गए कि अब चौथे स्तंभ से बड़ा एक स्तंभ और आ गया है, वो है पांचवा स्तंभ। मतलब आम आदमी जो सोशल मीडिया पे आपको हर दिन पोस्ट कर रहा है, हर मुद्दे पर लिख रहा है, कर रहा है। तो ये जो हेडलाइन का जो मामला है, इसमें भी जो आप कह रहे हैं ना, रात को 1 बजे और जब आप पन्ना छोड़ रहे होते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो फिर अगले दिन सवाल आपसे भी खूब पूछे जाते हैं। तो बड़ा ये संवेदनशील मामला है। नहीं, पर आप सवाल उठाते रहिए, और अगर कोई सवाल आ जाए तो जवाब देते रहिए, जैसे आज आपने दिए कि क्या रहा पीछे। बिल्कुल। तो इसी के साथ एक बातचीत खत्म होती है, और चूंकि पांचवें स्तंभ की बात थी तो हम तीनों ही लोग ट्विटर पे हैं, और हैंडल जो है अभी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, तो आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो हम तीनों से जिसके लिए भी हो उसको आप बात कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।